वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमारी क्लास 7th की सोशल साइंस को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और सोशल साइंस, जिसका हिंदी में अगर हम नाम बोलें तो सामाजिक विज्ञान जिसे हम कहते हैं। क्या पढ़ते हैं हम इस सब्जेक्ट में? इस सब्जेक्ट में हम बेसिकली हमारे आसपास के बारे में पढ़ते हैं, हमारी आसपास की सोसाइटी, जैसे इसका नाम कहता है सामाजिक विज्ञान, तो हमारे समाज के बारे में हम पढ़ते हैं। और उस समाज से जुड़े हुए बहुत सारे पहलू हैं, हमारी सोसाइटी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जो हमें पढ़नी पड़ती हैं। जैसे एग्जाम्पल लें, हमने 6th क्लास में भी पढ़ा, हमने पढ़ा कि हमारे यहां पर निर्णय कैसे लिए जाते हैं। हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं, जैसे रोड बनाने का काम है, ये कौन कर रहा है? स्कूल चलाने का काम कौन कर रहा है? हमारी जो आज की स्थिति है ये कैसे है? तो हमारे समाज का उदय कैसे हुआ, हमारा समाज बना कैसे, तो वो सारी चीजें हम हमारे सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हैं, हमारे समाज के बारे में पढ़ते हैं। और इसके अलग अलग पहलुओं को हमने क्लास 6 से शुरू किया पढ़ना। और 6 में भी आपने 3 बुक्स हमारे सोशल साइंस की पढ़ी होंगी। और उसी तरीके से हमारे क्लास 7 में जो हम पढ़ेंगे इस साल, इस क्लास 7 में भी 3 बुक्स दी हुई है, जिसमें सबसे पहली बुक अगर हम देखें तो अवर एनवायरमेंट। क्या है इसका नाम? अवर एनवायरमेंट, जिसमें हम हमारे पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, हमारे आसपास के बारे में पढ़ेंगे, हमारे मौसम के बारे में पढ़ेंगे और हमारी पृथ्वी के आसपास क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ये बेसिकली हमारी ज्योग्राफी की बुक है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारी ज्योग्राफी की बुक है, भूगोल की बुक, जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। इसमें हमारे आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं मौसम से रिलेटेड, कहीं ठंड है कहीं गर्मी है, क्यों है, तो पृथ्वी के बारे में और पृथ्वी के आसपास होने वाली सभी चीजों के बारे में, जिससे हमें फर्क पड़ता है। क्योंकि मौसम की वजह से हमारे आसपास के पर्यावरण पर बहुत फर्क पड़ता है। हमारे आसपास अगर कोई पेड़ उगता है तो क्यों उगता है? क्योंकि वो उस मौसम के हिसाब से अनुकूल है, उस मौसम में वही पेड़ उग सकता है, इसीलिए वो उग रहा है। तो उस हिसाब से हम पढ़ेंगे कि किस किस मौसम के हिसाब से क्या क्या अनुकूल है, क्या क्या ठीक है, क्या नहीं है, कैसे मौसम के हिसाब से चीजें चेंज होती हैं। ये सारी चीजें हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं, हमारे एनवायरनमेंट में, यानी भूगोल में। तो एक बुक तो हम ये पढ़ने वाले हैं। इसके बाद दूसरी बुक पे आते हैं, और दूसरी बुक जब हम पढ़ेंगे आवर पास्ट 2, ध्यान रखना, आवर पास्ट 2, इसका जो पहला था, इसका जो पहला हिस्सा था आवर पास्ट 1, ये हमने क्लास 6 में पढ़ा। अब हम यहां पर इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, हमारे अतीत। तो हिस्ट्री का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हिस्ट्री को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके चलते हैं। जब हम हमारे समाज का उदय कैसे हुआ, आज जो हमारा जो सोसाइटी है ये किस तरह की कैसे बनी, यहां पर जो हमारा सांस्कृतिक अगर हम देखें किस तरह की संस्कृति है, उस पर किस किस चीज का प्रभाव पड़ा, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं, हमारे अतीत में या फिर हमारी हिस्ट्री में। इसको 3 हिस्सों में हमने बांटा, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एक प्राचीन, एक मध्यकालीन और एक आधुनिक, 3 तरह के इतिहास हमने बना दिए। एक बांटने की कोशिश की गई है, जिसमें प्राचीन इतिहास को यानी एंशिएंट इंडिया को या फिर एंशिएंट हिस्ट्री को हमने क्लास 6 में पढ़ने की कोशिश की। अब उसके बाद जो दूसरा हिस्सा बचा, मध्यकालीन यानी कि मेडिवल इंडिया, वो हम यहां पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद जो तीसरा हिस्सा बचेगा, मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत या फिर मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, वो हम क्लास 8th में पढ़ेंगे। तो ये हमें इतिहास के बारे में इस बुक में पढ़ेंगे। और उसके बाद तीसरी बुक, जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, और इसका भी पार्ट 2। पार्ट 1 हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान, जहां पर हम हमारी सरकारों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी सरकार कैसे काम करती है, हमारे आसपास जो हमें सुविधाएं मिलती हैं वो कैसे होता है, हमारे आसपास बहुत सारे तत्व
लोकतंत्र एक बहुत बड़ा, अगर हम देखें लोकतंत्र जो हम भारत को कहते हैं, तो लोकतंत्र में इक्वालिटी, समानता, जो हमारा पहला ही चैप्टर है, समानता के ऊपर हम बहुत सारी बातें पढ़ने वाले हैं। और हम पे जो फर्क डालते हैं ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य है, उस स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखा जाता है सरकार के द्वारा, ये भी हम इसी बुक में पढ़ेंगे। हमारी ये बुक, जिसे हम सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान कहेंगे, इसमें हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो हम इस वीडियो सीरीज से, इस बुक की शुरुआत करते हैं, हमारी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान, इसका भाग 2 हम पढ़ रहे हैं। एक हम पहले पढ़ चुके हैं 6th क्लास में, ठीक है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस बुक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बिना अंदाजा आए हम किसी तरफ चल दें तो हमें पता नहीं होता आगे क्या आने वाला है। हम किसी रोड पे चल दें, हमें पता ही नहीं कहाँ कहाँ ब्रेकर, और बिना स्पीड के चलते रहें, बिना स्पीड पे ध्यान दिए, तो गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे, गिर जाएंगे। इसीलिए जहां हम जाते हैं उस रास्ते का थोड़ा सा अंदाजा हमें ले लेना चाहिए कि ये रास्ता किधर जाता है। मानो जाना आपने दिल्ली और पहुंच गए आप कलकत्ता, क्यों? क्योंकि आपने तो देखा ही नहीं रोड किधर जाता, आपने रोड देखा और चल दिए। तो इसीलिए वो रास्ता कहां जाता है वो भी हमें पता होना चाहिए, और उसी चीज के लिए ये बुक हमें कहां ले जाना चाहती है, हमें क्या बताना चाहती है, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए शुरुआत में। तो इस बुक में सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान में टोटल अगर हम देखें तो 5 यूनिट है, और 5 यूनिटों में अगर हम देखेंगे तो टोटल हमारे 9 चैप्टर्स हो जाते हैं। पहली यूनिट जो कि इक्वालिटी के बारे में है, समानता के बारे में, इसमें 2 चैप्टर्स हैं। अब आप कहोगे तो आपकी बुक में तो एक ही दिया हुआ है। मैं जब इस बुक को या सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा तो मेरी एक आदत है, मैं चाहूंगा कि मेरे साथ साथ आप भी इसको पढ़ें, इस बुक को ओपन करके रखें। जो जो मैं पढ़ाता जाऊं, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं, आप उसको साथ के साथ बोलने की कोशिश करें, ठीक है। तो जो मैं पढ़ूंगा आपको पढ़ना है। तो पहला जो यूनिट है वो है इक्वालिटी के बारे में, समानता के बारे में, जिसमें 2 चैप्टर्स हैं। लेकिन आप यहां पर एक ही चैप्टर देख पा रहे होंगे कि एक ही चैप्टर लिखा हुआ है, कहीं गलती तो नहीं हो गई? गलती नहीं हुई है। इसका जो दूसरा चैप्टर है वो लास्ट में देख लीजिए, चैप्टर नंबर 9, वो आपकी फर्स्ट यूनिट का ही चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हम पहला इक्वालिटी और उसके लिए जो संघर्ष हमें करना पड़ता है, स्ट्रगल्स जो हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगर हम चलें सेकंड यूनिट पे, तो सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, राज्य सरकार के बारे में। 6th क्लास में हमने राज्य सरकार से नीचे जो सरकार होती है, यानी पंचायत पे जो सरकार बनती है, पंचायत और डिस्ट्रिक्ट में जो सरकार बनती है, वो सरकार के बारे में हमने पढ़ा था 6th क्लास में। इस क्लास में हम राज्य की सरकारों के बारे में देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम सेंटर पे, केंद्र में जो सरकार बनती है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो यहां स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं इन 2 चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 2 एंड 3 में। और अगली जब यूनिट आएगी तब हम जेंडर के हिसाब से देखेंगे, ठीक है, मेल फीमेल जिसे हम कहते हैं, तो इन जेंडर्स के हिसाब से देखेंगे। और ये हमारे चैप्टर 4 एंड 5 कवर करेंगे। और फिर उसके बाद अगर हम आए यूनिट 4 में, तो हम मीडिया के बारे में पढ़ेंगे, मीडिया का क्या रोल है, मीडिया क्या होती है, जो आपके आसपास जो टीवी जो दिखा रहा है, अखबार में जो आ रहा है, ये सब मीडिया है। तो इसके बारे में हम चैप्टर नंबर हमारे 6 में पढ़ने वाले हैं। इसको समझेंगे कि मीडिया होती क्या है, ये कैसे काम करती है। और फिर यूनिट 5 में अगर हम पहुंचे, चैप्टर 7 एंड 8, तो हम मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे, बाजार के बारे में पढ़ेंगे, बाजार जो हमारे आसपास है कैसे काम करता है। देन उसके बाद इसमें जाएं तो मतलब क्या क्या हमें देखने को मिलता है, बाजार काम कैसे कर रहा है, तो वो सारी चीजें हम चैप्टर नंबर 7 और 8 यानी यूनिट 5 में पढ़ेंगे। तो टोटल 5 यूनिट हमें पढ़नी है, जिसके अंदर हमें 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं। आज पहले चैप्टर से हम शुरुआत करते हैं। हम पहले चैप्टर के बाद डायरेक्ट 9 नहीं जाएंगे, हम सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे चलते रहेंगे। तो आज हम पहली यूनिट को हम शुरू करते हैं, पहली यूनिट के पहले चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है ऑन इक्वालिटी। पहली यूनिट का नाम अगर हम देखें तो इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र में समानता।
इसका क्या महत्व है, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में समझ में आने वाली है कि एक लोकतंत्र में समानता का क्या महत्व है। ये हम इस चैप्टर में समझेंगे। कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 1 में ऑन इक्वालिटी, समानता पे, समानता को हम पढ़ने वाले हैं और इसका आज हम लेक्चर नंबर 1 करने वाले हैं। कुछ कहानियां हमें इस बुक में समझाई गई हैं और उस कहानियों के जरिए क्या संदेश हमें देना चाहते हैं वो हम देखेंगे और हमें बड़े अच्छे से समझना है, बड़े प्यार से समझना है, एक एक शब्द को समझ के चलेंगे, क्योंकि अक्सर जब हम पढ़ते हैं तो हमें कई चीजें समझ में क्यों नहीं आती हैं, क्योंकि हम चीजों को जंप करने की कोशिश करते हैं, जो समझ में नहीं आता उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं और जितना ज्यादा हम छोड़ते चलते हैं उतना ही ज्यादा हमें उस सब्जेक्ट से नफरत होने लगती है, उस सब्जेक्ट हमें समझ में नहीं आता। तो इसीलिए कोई भी छोटी से छोटी चीज हमें छोड़नी नहीं है। एक एक चीज को, एक एक शब्द का क्या मतलब है वो हम देखते हुए चलेंगे, ताकि हमें ये सब्जेक्ट इतने अच्छे से आ जाए कि हमसे कोई भी कुछ भी पूछ ले सब्जेक्ट के बारे में, हम उसका जवाब दे पाए। तो हम शुरू करेंगे हमारा पहला चैप्टर और उसका पहला लेक्चर ऑन इक्वालिटी यानी समानता के ऊपर। समानता क्या है, ये हमारे, अगर हम देखें सोसाइटी में कहां तक है, क्या सब इक्वल हैं? अगर नहीं है तो उसको इक्वल करने के लिए सरकार क्या कर रही है, और इक्वल क्यों नहीं है, समान क्यों नहीं है, या समानता अगर है, असमानता अगर है, इनइक्वालिटी अगर है तो वो कहां है और कैसे हमारे समाज में है, ये सारी चीजों पे हम पढ़ेंगे। हमने हमारी क्लास 6 में भी इक्वालिटी की थोड़ी बहुत चीजें पढ़ने की कोशिश की थी। हम हमारे इसको शुरू करते हैं, हमारे चैप्टर नंबर 1 को शुरू करते हैं। और जब चैप्टर 1 को शुरू करेंगे तो शुरू करते ही आपके सामने फोटो दिखाई दे रहा होगा। क्या इस फोटो में? इस फोटो में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। यहां पे कौन कौन है, इनके नाम भी दिए हुए हैं, एक बार पढ़ने की कोशिश करो। कौन है? सबसे पहला, हो सकता है कि मेरे में एक इमेज कम हो, आपके में एक ज्यादा हो, ठीक है। कई बुक्स में यहां पर एक और इमेज दी हुई है, कईयों में नहीं दी है। तो मैं यहीं से शुरू करता हूं, मनजीत कौर से। तो पहला जो फोटो हमें दिखाई दे रहा है वो है मनजीत कौर का। उसके बाद मनजीत कौर करती क्या है? वो एक टीचर है, वो एक टीचर है। सेकंड नंबर पे ये जिनका नाम है तेजा सिंह, ये क्या है? ये एक ट्रेडर है यानी व्यापारी हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं ये गिरीश राव, जो कि एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी, अभी भी पढ़ाई चल रही है इसकी, आपकी तरह ही जैसे आप पढ़ रहे हैं, ये भी अभी पढ़ ही रहा है। फिर कांता देवी, जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर है। डोमेस्टिक वर्कर कौन होता है? डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, ठीक है। तो डोमेस्टिक का नाम पता होना चाहिए आपको, डोमेस्टिक क्या होता है। घरेलू, ठीक है। आपको जब हम पढ़ेंगे तो इस बुक के साथ साथ एक कॉपी पेन पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। इस बुक में अगर कॉपी पेन नहीं रखना है तो इस बुक में ही लिखने की आदत डाल लीजिए। जहां पर भी जरूरत हो वहां उन चीजों को जो आपको लगता है कि आपको समझने के लिए या फिर आपको बाद में रिवीजन के लिए जरूरी हैं, वो सारी चीजें आप लिखते चलें। हो सकता है कि मैं सारी चीजें ना लिखूं, लेकिन आप उन चीजों को जरूर लिख लें जो भी मैं बोलता जाऊं, जो आपको समझने के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी डोमेस्टिक वर्कर हैं। कौन है डोमेस्टिक वर्कर? हमारी कांता देवी। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? घरेलू, और वर्कर मतलब काम करने वाली, यानी घरों में जाकर काम करने वाली, लोगों के घर में जाकर काम करने वाली हेल्पर हैं, वर्कर है, ठीक है। घरों में जैसे नौकर रखते हैं काम करने के लिए, तो ये डोमेस्टिक वर्कर उन्हें कहा जाता है, जो लोगों के घर घर जाकर काम करते हैं, वहां जाके साफ सफाई, खाना बनाना, ये सारे काम करते हैं। तो कांता देवी क्या है? डोमेस्टिक वर्कर है। यार ऐसे ही सुजाता कुमारी, ये भी डोमेस्टिक वर्कर है, ये भी घरों में काम करने वाली है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये फोटो हमें क्यों दिखाया गया है ना? इस फोटो का क्या मतलब हमारे चैप्टर से, इक्वालिटी से, समानता से? क्या ऐसा दिखाया गया है कि इनकी हाइट लगभग सेम है, ये छोटे बड़े, ऐसा ना, ऐसा नहीं दिखाया गया।
ये एक लाइन दिखाई गई है, इसको ध्यान से देखो तो हमें पता लगेगा कि ये सभी लोग एक लाइन में खड़े हैं। एक थोड़ा सा ध्यान से देखो इस फोटो को, ऐसा लगेगा कि ये लोग सभी एक लाइन में खड़े हुए हैं। और ऐसे ही थोड़ी सी देर के बाद एक और लाइन आपको दिखाई देगी, आपको एक लाइन और दिखाई देगी इस तरीके की। इसमें कौन कौन खड़ा है, इसमें भी देख लेते हैं एक बार। आपकी बुक में देखो एक लाइन और है, हाँ है, थोड़ा सा नीचे की तरफ देखना आपको दिखाई दे जाएगी। ये अब्दुल रहमान जो कि आर्टिजन है, कारीगर है, ये कारीगर है। फिर उसके बाद शबनम बानो जो कि हाउस वाइफ है यानी गृहिणी है। आर्टिजन क्या होता है, कारीगर जो होता है, ठीक है। और उसके बाद शबनम बानो जो कि एक गृहिणी है, घर पे रह के काम करती है अपना। फिर उसके बाद ग्रेसी लालेंग जो कि एक कंसल्टेंट है। कंसल्टेंट कौन होता है, जो परामर्श देते हैं, जो आपको कोई भी एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, वो होते हैं कंसल्टेंट। देन उसके बाद आइजैक लालेंग जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, सरकारी अधिकारी हैं। फिर उसके बाद आगे चलें तो आपको हम रुखसाना मिर्जा दिखाई देगी जो कि एक मीडिया वर्कर है, मीडिया में काम करती है। ये मीडिया क्या होता है हम समझेंगे इसी बुक में। फिर उसके बाद योगराज अनएम्प्लॉयड, इसकी कोई जॉब नहीं लगी, ये जॉब ढूंढ रहा है, ये अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगार। अनएम्प्लॉयड का क्या मतलब होता है, बेरोजगार, ठीक है। लिखना चाहो लिख सकते हो, अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, बेरोजगार, ठीक है, जिसके पास नौकरी नहीं है। तो ये भी है। और लास्ट में कौन दिखाई दे रहा है, अशोक जैन जो क्या है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कारोबारी हैं, बड़ा कारोबार है इनका। ये भी तो लाइन में ही खड़े हैं। एक लाइन वो थी जो थोड़ी देर पहले देखी, और उसके आगे की लाइन ये है, ये एक ही लाइन है। हमारी बुक में इतनी लंबी लाइन दिखाई नहीं देती, इसीलिए दो भागों में बांट दिया। आगे के लोग उधर थे और उसके पीछे ये सारे लोग हैं। ये लाइन में कर क्या रहे हैं, ये लोग लाइन में खड़े होकर कर क्या रहे हैं, तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। ये सब वोट डालने के लिए लाइन में खड़े हैं, ये सब लोग वोट डालने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है। और कर क्यों लाइन में खड़े हैं वो भी हमें समझ में आ जाएगा। वोट डालने के लिए खड़े हैं, हमने पहले से इसके बारे में बात किया, लेकिन अब आगे बात करते हैं। अभी समझ में आया, इस तरीके से लाइन खड़ी है, पहले यहां तक और उसके आगे की लाइन आगे फोटो में दी हुई है, ठीक है। इस तरीके से इसको देखना है। अब एक पैराग्राफ जो हमारी बुक में है, आगे की कहानी समझने से पहले वो हम समझ लेते हैं। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, क्या लिखा हुआ है, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी क्या होता है, 6th क्लास में आप सभी ने पढ़ा होगा। लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र, ये होता है डेमोक्रेसी, ठीक है। लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, जहां पर लोग डिसीजन लेते हैं, लोग निर्णय लेते हैं, लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं, लोग अपने प्रतिनिधि खुद चुनते हैं। क्या होता है लोकतंत्र। एक दो चीजों में फर्क बताता हूं आपको ताकि ये थोड़ा सा समझ में आ जाए। हालांकि 6th क्लास में हमने पढ़ा है, लेकिन फिर भी समझ में आना जरूरी है कि लोकतंत्र होता क्या है, नहीं तो मैं बार बार लोकतंत्र की बात करता रहूंगा और आपके सिर के ऊपर से जाएगा, कोई फायदा नहीं। तो लोकतंत्र होता क्या है, पहले हम इसे भी समझेंगे। दो चीजों से समझेंगे। जब हम चीजों को कंपेयर करते हैं ना, तो हमें चीजें आसानी से समझ में आती है। जब भी हम चीजों को कंपेयर करेंगे आपस में, एक की तुलना दूसरे से करेंगे, तो हमें आसानी से चीजें समझ में आएगी। मैं इस लोकतंत्र को कंपेयर करूंगा राजतंत्र से। एक वो राज्य है जहां पर राजा राज करता है, एक ऐसा राज्य है जहां पर राजा है, राजा राज कर रहा है। क्या राजा को कोई चुनता है, नहीं। राजा के बाद अगला राजा कौन बनता है, हमने पढ़ा होगा बहुत सारी कहानियों में, राजा का बेटा राजा बनेगा। जब वो राजा चला जाएगा कहीं या मर जाएगा, तो उसके बाद कौन बनेगा अगला, उसका बेटा। और किसी को तो मौका मिला ही नहीं। तो क्या जो उस राज्य में जो लोग रहते हैं, उनमें से कोई इतना योग्य नहीं है जो राजा बन सके,
और अगर नहीं है तो क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि राजा को चुनने का अधिकार किसी के पास नहीं है। कोई राजा को नहीं चुन सकता। राजा के पास सारे अधिकार हैं, यहां पर चुनने का अधिकार लोगों के पास नहीं है। यहां पर अगर कोई काम करवाना है, मान लो रोड बनवानी है, तो लोग आवाज नहीं उठा सकते, लोग सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं राजा से कि हमारे सामने रोड खराब हो गई है। अब राजा की मर्जी है वो रोड बनवाए या ना बनवाए, यानी लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। इस तरह की सिचुएशन को मैंने बोला राजतंत्र। अब इसी के जस्ट अपोजिट कर देते हैं। जैसे भारत में होता है, हमारा प्रधानमंत्री, उसे कौन चुनता है? हम लोग चुनते हैं। तो जिस दिन हमें लगता है कि इससे ज्यादा योग्य कोई और है, तो अगली बार हम किसे चुनेंगे? जो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। तो क्या प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा? नहीं। हमारे देश में तो ऐसा नहीं होता। हमारे देश में हम लोग चुनते हैं कि किसकी सरकार बनेगी, कौन सरकार में रहेगा, और यह देश है लोकतांत्रिक देश। अगर हमारे यहां पे कोई प्रॉब्लम है तो हम आवाज उठाते हैं, अपने नेताओं को बताते हैं कि हमारे यहां प्रॉब्लम है, और उस नेता को हमारी बात सुननी पड़ती है। क्यों सुननी पड़ती है? क्योंकि अगर वो हमारी बात नहीं सुनेगा तो अगली बार हम उसे नहीं चुनेंगे। अगर उसे सत्ता में रहना है, उसे सरकार में रहना है, तो हमारी बात सुननी पड़ेगी। तो निर्णय किसने ले लिया? लोग डिसाइड कर रहे हैं कि क्या काम होना है, और उनकी बात सुनी जाती है। तो इस व्यवस्था को हम कहते हैं लोकतंत्र, जहां पर हमारे द्वारा चुने हुए लोग हमारे ऊपर राज करते हैं। इसको हमने क्या बोला? लोकतंत्र। हमने चुना हमारे ऊपर राज करने के लिए, वो है लोकतंत्र। जहां पे हम नहीं चुन सकते, कोई और ही हमारे ऊपर राज कर रहा है, और हमें नहीं पता वो कब तक करता रहेगा, जब तक कोई आके दूसरा उसे हरा ना दे। नहीं तो वही राज करेगा, नहीं तो उसके बाद उसका बेटा राज करेगा। तो राजतंत्र और लोकतंत्र में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। तो इसी लोकतंत्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेसी। और भारत कैसा देश है? इंडिया इज ए डेमोक्रेसी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो कैसा देश है? लोकतांत्रिक। तो यहां क्या होता होगा? यहां पर लोग चुनते हैं अपने नेताओं को। आपने देखा होगा वोटिंग होती रहती है, तो यहां पर लोग अपने नेताओं को चुनते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। इन द क्लास 6 बुक, क्लास 6 के बुक में वी लुक्ड एट द की एलिमेंट्स। हमने मुख्य तत्व देखे थे किसके? ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक लोकतांत्रिक सरकार के। कि एक लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या होते हैं। हम कब कहेंगे कि ये लोकतांत्रिक सरकार है? उसके मुख्य तत्व देख के कि इसमें ये चीज है कि नहीं है, तभी तो हम किसको बोल पाएंगे कि ये लोकतंत्र है कि नहीं। तो क्या क्या है देख लेते हैं। यहां पर थोड़ा सा रिवाइज कराया गया है जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, की एलिमेंट्स, क्या क्या थे? दीज इंक्लूड, इसमें शामिल हैं पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी। पार्टिसिपेशन क्या होता है? हिस्सेदारी या फिर भागीदारी, लोगों की भागीदारी। यहां पर लोग भागीदारी करते हैं, यहां पर लोग भागीदार होते हैं सरकार में। क्यों? क्योंकि सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है। तो लोग, अगर लोगों को कोई काम करवाना हो तो सरकार को मैसेज पहुंचवाते हैं कि हमारा ये काम है, तुम्हें करना पड़ेगा। तो किसी न किसी तरीके से लोग सरकार चलाने में भागीदारी कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है। तो ये है लोगों का पार्टिसिपेशन। और ये कहां पॉसिबल है? लोकतंत्र में। राजतंत्र में नहीं, क्योंकि राजा की मर्जी है वहां पे, वो करे ना करे। ठीक है, यहां पे लोग भागीदारी करते हैं, उन्हें जो काम करवाना होता है वो करवाते हैं। तो लोग भागीदार होते हैं सरकार में। ठीक है, अगला देखते हैं। द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि कोई भी विवाद हो जाए। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? विवाद। लिखते चलो बेटा मीनिंग और वर्ड। ये जब तक हमें नहीं पता होंगे तो हमें आधी चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो इनके वर्ड मीनिंग है ना, हमें पता होने चाहिए क्या होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? विवाद। और रिजोल्यूशन क्या होता है?
सॉल्यूशन से बना है रिजोल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन समाधान, रिजोल्यूशन भी समाधान, ठीक है। रिजोल्यूशन का क्या मतलब हुआ, समाधान। लिखते चलना आप भी, मैं आधे वर्ड मीनिंग बता दूंगा, लिखूंगा नहीं, तो आपको लिखने हैं वो। मैं अभी शुरुआत में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको आदत हो जाए साथ के साथ लिखने की। तो ये दूसरा क्या यहां पे बताया, रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, विवादों का समाधान भी सरकार कराती है। यहां पर अगर कहीं पे विवाद हो जाए, किन्हीं दो ग्रुप्स के बीच में हो जाए, तो किसे सुलझाना पड़ेगा, जिम्मेवारी किसकी है, सरकार की। लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो शांति बनाए रखे। तो कहीं विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाना काम भी लोकतांत्रिक सरकार का है। यह दूसरा मुख्य तत्व है। और तीसरा, इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी का मतलब क्या है, यही तो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, समानता। और जस्टिस का मतलब क्या है, न्याय। और जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, लोकतांत्रिक सरकार होगी, वहां समानता की बात की जाएगी कि सब लोग समान होंगे। वहां न्याय की बात की जाएगी कि सब लोगों को बराबर न्याय मिलेगा। तो ये हमारे मुख्य तत्व हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। और इसमें जैसा हमने देखा, इक्वालिटी, समानता इज अ की फीचर, ये मुख्य विशेषता है ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की। समानता मुख्य विशेषता हो जाती है लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की। एंड इन्फ्लुएंसेस, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना। क्या होता है, प्रभावित करना, ठीक है। लिखना चाहो लिख सकते हो। प्रभावित करना होता है इन्फ्लुएंस। तो इक्वालिटी मुख्य विशेषता है हमारे लोकतंत्र की, और ये प्रभावित करती है, किसको प्रभावित करती है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग। फंक्शनिंग मतलब कार्यप्रणाली, काम करने के तरीका। हमारा लोकतंत्र कैसे काम करता है, उसका काम करने का क्या तरीका है, उसके सभी पहलू, एस्पेक्ट मतलब होता है पहलू, उसको सभी तरीके से हमारी इक्वालिटी प्रभावित करती है। अगर सब लोग इक्वल नहीं होंगे तो इक्वली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इक्वालिटी, समानता लोकतंत्र में हर एक चीज को प्रभावित करती है, हर चीज को प्रभावित करती है। वही हम इस चैप्टर में देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। इन दिस चैप्टर, और इस चैप्टर में, इस पार्ट में यू विल रीड मोर अबाउट इक्वालिटी। हम पढ़ेंगे समानता के बारे में और ज्यादा। इस चैप्टर में हम समानता के बारे में और ज्यादा पढ़ने वाले हैं, इक्वालिटी के बारे में और ज्यादा पढ़ने वाले हैं। व्हाट इट इज, कि क्या है ये इक्वालिटी, क्या है समानता, क्या है, ये हम पढ़ेंगे। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, और एक लोकतंत्र में इक्वालिटी क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, समानता क्यों जरूरी है किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी डेमोक्रेसी में, यह भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया, कि भारत में सभी इक्वल हैं या नहीं, यह भी हम इस चैप्टर में समझेंगे। हमारे इस देश में सभी इक्वल हैं या नहीं, यह भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें, सबसे पहले कि ये इक्वालिटी क्या है, व्हाट इट इज। उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र में इक्वालिटी जरूरी क्यों है, समानता जरूरी क्यों है एक लोकतंत्र में। और उसके बाद तीसरी चीज हम क्या पढ़ेंगे कि भारत में सभी इक्वल हैं या नहीं, भारत में सभी समान है या नहीं, ये चीज भी हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हमें आइडिया मिल गया अब क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांताज स्टोरी, कि कांता की स्टोरी को पढ़ते हैं, कांता की कहानी को पढ़ते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं कि इक्वालिटी भारत में किस तरह की है, सभी यहां पर बराबर हैं कि नहीं, वो सारी चीजें हमें धीरे धीरे करके समझ में आएंगी। हम शुरुआत करेंगे कांता की कहानी से। किसकी कहानी से, ये है कांता की कहानी।
कुछ लोग हमने लाइन में खड़े हुए देखे थे। किस लिए खड़े थे? किस लिए खड़े थे? मैंने आपको हिंट दिया था, आपको एक बताया था मैंने कि ये लोग लाइन में क्यों खड़े हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि सब लोग वोट डालने के लिए खड़े हुए हैं। और उसी लाइन में थी कांता, जिसकी हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं। ये आपको कांता और सुजाता दोनों यहां पर दिखाई दे रही है। इनकी कहानी से हम समझेंगे इक्वालिटी के बारे में। लेकिन इस स्टोरी को अगर आज ही कराने लग जाऊंगा तो ज्यादा लंबा टाइम हो जाएगा, है ना। तो आज के इस चैप्टर को हम यहीं रखेंगे, यहीं तक रहने देंगे। अगले वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। लेकिन मेरी एक आदत है, हमेशा एक छोटा सा होमवर्क जरूर देता हूं, और मेरी क्लास से सबसे अच्छे से वो सीख पाएगा जो मेरे होमवर्क को पूरा करेगा। मैं ज्यादा बड़ा होमवर्क नहीं देता, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का होमवर्क देता हूं। ज्यादा काम नहीं करना। 10 से 15 मिनट का काम अगर आप डेली इस क्लास के बाद कर पाओगे तो आप बहुत अच्छे से इस सब्जेक्ट को सीख पाओगे। ठीक है, तो क्या करना है? आज का क्या होमवर्क है? आपको ये जो स्टोरी दी गई है, ये जो चित्र में जो दिया गया है, बस ये स्टोरी पढ़नी है। ये 5-6 आपको फोटो दिए होंगे और 3-4 लाइनें दी होंगी सब में। बस ये पढ़ना है। मुश्किल से आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। ये आपको पढ़ना है और नेक्स्ट वीडियो में हम इस स्टोरी को समझेंगे और ये देखेंगे कि आपने भी इसको उसी तरीके से समझा जैसे मैं समझा रहा हूं, या फिर आप और अच्छे से समझ पाए, है ना। तो इससे क्या होगा, आप जब पढ़ने लगेंगे, एक तो आपकी पढ़ने की आदत बनेगी, दूसरा पढ़ने की स्पीड बढ़ेगी, तीसरा समझने की स्पीड बढ़ेगी। आप चीजों को समझ पाएंगे कि कोई क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, तो ये सारे फायदे हैं इसके। तो आप धीरे धीरे, मैं होमवर्क देता रहूंगा, आप करते रहना और देखना आप कितने अच्छे से इस सब्जेक्ट को समझ पाएंगे। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस स्टोरी से शुरू करेंगे और आगे की बातें करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करें? थैंक यू, टेक केयर, अब बाय बाय।